जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। जैसा कि आपको आज पता है कि गणतंत्र दिवस है, तो मेरी तरफ से सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भविष्य में देश को उज्जवल बनाने के लिए तत्पर रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। और दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए हिंदी की एक सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है तिरंगा सीरीज। इसका पहला मॉक टेस्ट है। मेरे हिसाब से 10 मॉक टेस्ट होंगे, आगे अगर एक दो ऊपर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 मॉक टेस्ट में आप हिंदी में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में जितने भी नंबर का कंटेंट रहेगा बिल्कुल टू द पॉइंट रहेगा, बिल्कुल भी आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 नंबर में आएगा कि लिपि का विकास का प्रथम सोपान है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्णलिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आप होगी लिपि का विकास का प्रथम सोपान जो है वो है आपका चित्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 2 है पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पादप, कूट, आगर या घन। तो आप इसका बताएंगे क्या है? कूट है, पादप है, अगर है, घन है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और ए पे लिखा हुआ है हमारा कूट। अच्छा, पादप का क्या होता है बताइए भैया? पादप का होता है पौधा। ठीक है भैया, बाकी आप मुझे घन का कमेंट में बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। 2023 में आया हुआ है ये। का है, खा है, बा है या गा है। तो कौन सी अल्प प्राण नहीं है? तो इसका ऑप्शन बा हो जाएगा, दा वाला। ये आपकी अल्प प्राण नहीं है। बाकी खा, का और गा अल्प प्राण हैं। अंग आह वर्ण कहलाते हैं अयोगवाह, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्वर। तो जो अयोगवाह होते हैं वो हमारे अयोगवाह मतलब आ और अंग, ये हमारी कहलाती है अंग और आह अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कामायनी के लेखक कौन है? सबको पता होना चाहिए कि कामायनी के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। तो कामायनी के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप मुझे मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बताइए, निबंध बताइए या उपन्यास बताइए। तो एक हो जाएगा गोदान, गबन, करबला, निधन, सेवा सदन। सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना मुझे आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। 2020 में आया वो क्वेश्चन है। उपसर्ग, संधि, प्रत्यय या समास। तो इसका कहलाएगा आपका जो है जो शब्दांश के अर्थ से निकालकर अर्थ को बदल दे वह क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। हमारा क्या कहलाएगा भैया? प्रत्यय कहलाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा कहेंगे, विशेषण कहेंगे या सर्वनाम कहेंगे या क्रिया कहेंगे। तो भैया जो संज्ञा के पर विशेष होगा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा उस शब्द को हम सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम। काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? काव्य को कितने भागों में बांटा गया है? दृश्य, श्रव्य, आवा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया काव्य को हम दृश्य में भी बांटते हैं, श्रव्य में भी बांटते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पठन का अर्थ है शाश्वर पठन, मौन वचन, आओ बा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे ये दोनों हो जाएंगे कि शाश्वर पठन और मौन वाचन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए भैया। मरकट का मैं पिछले मॉक टेस्ट में करा भी चुका हूँ, ये 2022 में आया हुआ था। बताइए मरकट का पर्यायवाची पानी होगा, पुत्र होगा, मित्र होगा या बंदर होगा। तो इसका हो जाएगा मरकट का होता है आपका बंदर। आप बताइए पानी का क्या होगा, मित्र का बताइए क्या होगा, पुत्र का बताइए क्या, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर, गीत, अभिनय या व्याख्या प्रणाली। बताइए बच्चों कौन सी प्रणाली है? तो इसमें आप अगर बच्चों की सक्रिय सहभागिता लेनी है तो उसे प्रश्न आप पूछेंगे, बच्चा आपको उत्तर देगा, तब इसकी सक्रिय सहभागिता होगी। क्योंकि गीत बच्चा अकेले गाएगा, अभिनय अकेले करेगा, व्याख्या किसी चीज़ की अकेले करेगा। लेकिन जब प्रश्न और उत्तर करेगा तो एक दोनों के संपर्क से ये प्रणाली का विकास होगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक बताना है संज्ञा। पुस्तक है, ममता है, अच्छाई है
या रमेश है। तो जातिवाचक संज्ञा आपकी जो हो जाएगी पुस्तक। पुस्तक के जैसी और पुस्तकें, जातिवाचक संज्ञा की जिसी की जैसी और चीज़ें हों, पुस्तक के जैसी और पुस्तकें। अच्छा, ममता, जो संज्ञा अदृश्य होगी वो भाववाचक होगी। जैसे ममता हमें दिखाई देती है, नहीं महसूस कर सकते। अच्छाई हमें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। भूतकाल के कितने वेद हैं? 4, 6, 8 या फिर 10। तो भूतकाल के वेद बताइए बेटा। भूतकाल के वेद हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे 6। भूतकाल के 6 वेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन या चेतना। तो जागृत शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो सुषुप्त हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे मौन वाचन का उद्देश्य बताइए। वाचन की गति का विकास, वाचन का अभ्यास, पठित सामग्री का अधिग्रहण या आ और बा दोनों। तो इसमें हो जाएगा आ और बा दोनों। आ वाचन गति का विकास और बा पठित सामग्री का अधिग्रहण। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय। भैया स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका सूचना। जैसे उसने मुझे सूचनाएं भेजी। मित्र का आप बहुवचन स्त्रीलिंग बना ही नहीं सकते, मित्रता हो जाएगा, लेकिन मित्र नहीं होगा। चौराहा शब्द में समास है अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो चौराहा शब्द में जो समास है वो द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोई खड़ा है इस वाक्य में प्रयुक्त कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसे देखने से ही पता लग रहा है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है कि कौन है। अब ये आ गया अच्छाई, मानवता, बचपन, किस संज्ञा के उदाहरण? मैंने अभी बताया था जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का हो जाएगा सी। मैंने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को हम ये ऐसा भी कर सकते हैं जिसे प्लेट में ना परोस सकें। जैसे अच्छाई है, मानवता है, बचपन है, हम इन्हें कभी प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? लाल, कैसा, तिकोना या थोड़ा। तो भाई आपका ये ऑप्शन पूछ रहा है परिमाण बोधक, कितना, क्वांटिटी बतानी है, तो ये हो जाएगा थोड़ा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। 2023 में 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे उत्तर अभिव्यक्ति मतलब लिखित अभिव्यक्ति की विधा है लेखन विधा, निबंध विधा, नाट्य लेखन, कविता लेखन, पत्र लेखन। क्वेश्चन नंबर 2 है, औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में अंतर बताइए। औपचारिक पत्र किसी आधिकारिक या गंभीर उद्देश्य के लिए भेजा जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र किसी मित्र, परिचित, रिश्तेदार को संदेश भेजने के लिए आदर्श होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। 2016 में भी आया, 17 में भी आया, 22 आया। इंपॉर्टेंट है कि क्रिया विशेषण क्या है। देखते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की विशेषता क्या है? तेज दौड़ना। तो ये कौन सी हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि हिंदी शिक्षण में गद्य तथा पद्य 2 रूप हैं, जिसमें व्याकरण की दृष्टि से गद्य शिक्षण का विशेष महत्व। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों, गद्य के सभी पाठों को निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला, छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना, छात्रों को मुहावरे, लोकोक्तियों, सामासिक पदों, वाक्य रचना आदि की जानकारी देना, छात्रों में व्याकरण के नियमों को प्रदान करना और छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। छठा हो जाएगा छात्रों में गद्य साहित्य, वो 5वां हो जाएगा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों की अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना। प्रश्न नंबर 5 है, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। तो छात्रों के उच्चारण संबंधी 2 उपाय 2020 में आ चुका है। छात्रों के बीच भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना, बच्चों को पढ़ने एवं बोलने का निरंतर अभ्यास कराना। अब अति लघु आ जाएगा, कहानी की विधियाँ बताइए। तो कहानी की विधियाँ, चित्र विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, ये सारी विधियों के नाम लिखने थे। उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं बताइए। तो उच्चारण दोष के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। ए, ध्वनियों, पहला है कि ध्वनियों
हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों की अपूर्ण जानकारी, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, परिवार में अशुद्ध उच्चारण, शारीरिक विकार, यंत्र संबंधी ध्वनि। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं? 23 में आया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान हैं शुद्ध उच्चारण, गति उच्चारण, हाव भाव विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच भाव अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 4 है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। शब्द की शक्ति अविधा, लक्षणा तथा व्यंजना, 3 शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। 2023 में आया हुआ है, तो हिंदी के अनुसार वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखित अभिव्यक्ति को के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, स्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। तो ये थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां ये है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के कितने अंग हैं? तो शब्दों को मिलाकर निर्मित वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव विचार प्रकट किया जाता है। वाक्य दो प्रकार के होते हैं। ये कहता है कि शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये था मॉक टेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। तिरंगा सीरीज में एकदम बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा जो आपके पेपर से बिल्कुल संबंधित था। आप अगर इसको कर लेते हैं तो पेपर में पूरा 100% करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इसका PDF पढ़ना है, आप वीडियो नहीं देखना है या PDF से प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी जगत अकेडमी अगर डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो @जगत अकेडमी डाल के सर्च कर लीजिए, चैनल आ जाएगा। अब धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।